तो आइए दोस्तों, इस क्लास में हम लोग परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों उनको देखेंगे। इस क्लास में हम बेसिकली दोस्तों जो कैथोड किरणें होती हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बारे में समझेंगे और जानेंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम लोग पहले भी जानते हैं दोस्तों, डाल्टन का जो परमाणु मॉडल था, उन्होंने जो परमाणु सिद्धांत दिया था, उनके अनुसार परमाणु जो होते हैं वो दोस्तों पदार्थ के सबसे छोटे कण होते हैं। अब ये जो परमाणु होते हैं ये अविभाज्य होते हैं, ऐसा डाल्टन ने बोला था। ठीक है दोस्तों, लेकिन आधुनिक जो खोज हुए दोस्तों, आधुनिक जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया, इस बात को स्पष्ट कर दिया दोस्तों कि परमाणु की एक निश्चित रचना होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों? परमाणु की एक निश्चित रचना होती है। अब दोस्तों इनकी एक रचना होती है दोस्तों। परमाणु जो होते हैं दोस्तों वो कई सूक्ष्म कणों का बना होता है। अब इन सूक्ष्म कणों की बात करें दोस्तों तो इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रमुख हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों, परमाणु जो होते हैं वह कई सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रमुख होते हैं दोस्तों। यानी इनके अलावा भी और भी कण होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चूंकि ये कण ही प्रमुख होते हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों को पदार्थ के मौलिक कण, इंग्लिश में फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं दोस्तों। याद रखने वाला क्वेश्चन पॉइंट है दोस्तों, फंडामेंटल पार्टिकल्स या मौलिक कण कौन कौन होते हैं दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग मौलिक कण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दोस्तों इलेक्ट्रॉन से समझेंगे, और इलेक्ट्रॉन को कैसे समझेंगे दोस्तों? तो इनको हम एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे, और ये है दोस्तों इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेज, यानी गैसों से होकर विद्युत का विसर्जन। इस चीज़ को समझेंगे दोस्तों हम लोग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखते हैं कि क्या है। हमें ये चीज़ पता होती है दोस्तों, ये चीज़ हमें पहले से पता होती है कि जो साधारण दाब पर वायु विद्युत की कुचालक होती है दोस्तों। इस पॉइंट को आप याद रखिए दोस्तों, जो साधारण दाब होता है, नेचुरल या फिर नॉर्मल जो प्रेशर होता है दोस्तों, उस पे जो वायु होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इनसे होकर बिजली या विद्युत एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं पहुंच सकती है। लेकिन जैसे ही हम लोग दाब कम करेंगे दोस्तों, निम्न दाब होगा, तो निम्न दाब पे गैसें विद्युत की चालक होती हैं दोस्तों। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग एक विसर्ग नली में एक्सपेरिमेंट करके समझ सकते हैं दोस्तों। अब विसर्ग नली क्या होता है दोस्तों, तो वो भी आप समझ लीजिए कि विसर्ग नली जो होती है दोस्तों, विसर्ग नली कांच की बनी एक नली होती है, और इसके दोनों सिरे पे धातु की प्लेटें जड़ी रहती हैं। इन प्लेटों को हम लोग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इन धातु के प्लेट्सों को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। और जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो इन इलेक्ट्रोड्सों को क्या किया जाता है? इन इलेक्ट्रोडों को उच्च विभवांतर वाली बैटरी के साथ जोड़ देते हैं दोस्तों। अब बैटरी के धन रूप से जुड़े इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। याद करिए दोस्तों, बैटरी के धन रूप से जुड़े इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहते हैं, जबकि ऋण रूप से जुड़े इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप फिर से एक बार देखिएगा कि एनोड और कैथोड क्या होता है। अब क्या किया जाता है, नली के अंदर गैस का दाब कम करने के लिए एक निर्वात पंप से जोड़ दिया जाता है इसको। इस पंप के इस्तेमाल से हम लोग क्या करते हैं, नली के अंदर की जो हवा होती है उसे हम लोग बाहर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब नली के अंदर वायु का दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और उनमें 1000 की विद्युत धारा आरोपित की जाती है,
तो उसके बाद भी उससे कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, अभी प्रेशर हाई है, दाब अभी उच्च है। लेकिन क्या किया जाता है दोस्तों, जब नली की अंदर की वायु का दाब घटाकर 0.001 mm हो जाता है, तो क्या होता है दोस्तों, कैथोड से, अभी हम लोग पढ़े थे दोस्तों, जो बैटरी से ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ जो धातु की प्लेट है, जो इलेक्ट्रोड है, उसे कैथोड कहते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, दाब घटाने पे कैथोड से अदृश्य किरणें निकलने लगती हैं और ये किरणें उच्च वेग के साथ सीधी रेखाओं में गमन करती हुई एनोड की ओर जाती है। एनोड क्या था दोस्तों, तो धन ध्रुव था एनोड, ठीक है, याद कर लीजिए, धन ध्रुव एनोड हुआ दोस्तों, धन ध्रुव एनोड हुआ और ऋण ध्रुव कैथोड हुआ दोस्तों। इस बात को आप याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ, एनोड की ओर जाती है तो गोल्डस्टीन ने इन किरणों का नाम कैथोड किरणें रखा। क्या रखा दोस्तों, कैथोड किरणें रखा। और ये किरणों का नाम कैथोड किरणें इसलिए पड़ा क्योंकि ये कैथोड से एनोड की ओर जा रही है, कैथोड से निकल रही है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, कैथोड से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है, एनोड की तरफ जा रही है, ठीक है दोस्तों। यही हमारा विसर्ग नली है दोस्तों, आप इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कैथोड किरणों के गुण समझते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे आपका काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। पहली चीज़ तो ये कि कैथोड किरणें जो होती हैं दोस्तों, कैथोड किरणें कैथोड की सतह से अभिलंब की दिशा में निकलकर अत्यंत तीव्र वेग से सीधी रेखाओं में गमन करती है। इसको कैसे प्रूव किया दोस्तों, तो इसे इस तरह से प्रूव किया दोस्तों। इन किरणों के मतलब ये जो कैथोड किरणें निकल रही हैं, जो एनोड की तरफ जा रही हैं, अगर किरणों के मार्ग में इलेक्ट्रोडों के बीच, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच कोई अपारदर्शक वस्तु को रख दें, अपारदर्शक वस्तु मतलब दोस्तों जिससे होकर रोशनी एक पार से दूसरी पार नहीं जा सकती है, वैसी वस्तुओं को अपारदर्शक वस्तु कहते हैं। तो ऐसी वस्तु अगर रख दी जाए तो वस्तु की छाया कैथोड की दूसरी तरफ बनती है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा धातु की वस्तु है और इसकी छाया दोस्तों यहाँ पे बन रही है दोस्तों, ये इसकी छाया बन रही है दोस्तों। अब ऐसा तभी संभव है दोस्तों जब किरणें सीधी रेखाओं में गमन करें, तो ये प्रूफ हो गया दोस्तों। दूसरा चीज़ कि कैथोड किरणें अत्यंत सूक्ष्म पार्थिव कणों के प्रवाह हैं। अब समझते हैं दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि यदि इन कणों के मार्ग में हल्का सा कोई अगर पैडल व्हील रख दिया जाए, पाद चक्र रख दिया जाए, तो उनमें गति उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है दोस्तों, ये हमारा पाद चक्र है, ठीक है दोस्तों। अब ऐसा तभी हो सकता है जब ये किरणें द्रव्यमान युक्त उच्च वेग वाले कणों की बनी हो, तभी ऐसा पॉसिबल है दोस्तों। कैथोड किरणों का अगला गुण है दोस्तों कि कैथोड किरणें ऋण आवेश युक्त कणों की बनी होती है दोस्तों। कैसे दोस्तों, तो इन किरणों को किसी वैद्युत क्षेत्र से होकर गुजारने पर ये मौलिक पथ से विचलित हो जाती हैं दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, ये मौलिक पथ से विचलित हो जाती हैं और धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। इससे पता चलता है कि ये किरणें ऋण आवेशित होती हैं दोस्तों। याद करिए दोस्तों, कैथोड किरणें जो होती हैं वो ऋण आवेश युक्त कण होते हैं, ऋण आवेश युक्त कण होते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, तो आगे हम लोग समझते हैं कि प्रकाश की भांति, चौथा इसका गुण है दोस्तों, प्रकाश की भांति ये किरणें फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली प्लेटों को प्रभावित कर देती हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कैथोड किरणों के गुणों के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है दोस्तों, तो हमें दो बातें पता चलती है दोस्तों। पहली चीज़ तो ये कि विसर्ग नली में भिन्न भिन्न धातुओं के बने कैथोडों का प्रयोग अगर हम लोग करते हैं, अगर क्या करें दोस्तों, जो इलेक्ट्रोड होते हैं अगर वो हम लोग अलग अलग मेटल्स का यूज करें, इलेक्ट्रोड्स के लिए अलग अलग मेटल्स का यूज करें, तो इन ऋण आवेश युक्त कणों की प्रकृति पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला पॉइंट दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों।
दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि विसर्ग नली में विभिन्न गैसों के प्रयोग करने पे भी ऋण आवेशयुक्त कण निकलते हैं और उनमें प्रत्येक के लिए चार्ज यानी आवेश और द्रव्यमान यानी मास का जो अनुपात होता है दोस्तों वो एक स्थिरांक होता है दोस्तों, एक ही होता है दोस्तों, ये चेंज नहीं होता है दोस्तों। E/m बराबर एक कांस्टेंट होता है दोस्तों, एक स्थिरांक होता है, वो चेंज नहीं हो सकता अनुपात। ठीक है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों कि सभी द्रव्यों में विद्यमान ऋण आवेशयुक्त कणों का नाम टॉमसन ने, याद करिए दोस्तों, किसने? टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन रखा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की दोस्तों? टॉमसन ने की। किसने की? टॉमसन ने की। किसने की दोस्तों? टॉमसन। पूरा नाम है दोस्तों जे टॉमसन। क्या नाम है दोस्तों? जे टॉमसन ने की। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की। अब इलेक्ट्रॉन की हम लोग विशेषता के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहली विशेषता द्रव्यमान समझते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1840 होता है दोस्तों। अब ये जो मान होता है दोस्तों, इसका निरपेक्ष मान जो होता है वो 9 दशमलव कितना होता है दोस्तों? तो 9.1039 गुने 10⁻⁻28 ग्राम के लगभग, जो कि 0 के बराबर होता है दोस्तों, वो होता है। ठीक है। आवेश के टर्म में इसके गुण को देखें दोस्तों, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे 1.60218 गुने 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश रहता है। प्रयोगों से पता चला है कि किसी भी कण में उपस्थित ऋण आवेश का यह न्यूनतम परिमाण है। इससे कम ऋण आवेश किसी भी कण पर उपस्थित नहीं होता है। अतः ऋण आवेश के इस परिमाण को इकाई मान लिया गया है। अतः प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश रहता है दोस्तों। इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका मान 0 होता है, जिसका द्रव्यमान 0 होता है तथा जिस पर ऋण आवेश रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोगों ने इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन के बारे में समझा। अगले वीडियो में हम प्रोटॉन के बारे में समझेंगे दोस्तों। और अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में।